जय हिंद दोस्तों। यूपीटीपीएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी के क्रम में आज मेरा पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा द्रव्यमान, भार और घनत्व टॉपिक के विषय में। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 5 सवाल पूछे जाएंगे 5 नंबर के, और इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए मैं आपके सामने 3 वीडियो लेकर के आने वाला हूं। आज का यह पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं थ्योरी समझने का प्रयास करूंगा कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, घनत्व क्या होता है। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं एमसीक्यू कराऊंगा। जितने भी सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं जो कि पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीटीपीएससी के अंतर्गत पूछे गए हों या फिर रेलवे में पूछे गए हों या फिर आपका डीटीपीएसबी में पूछे गए हों या फिर किसी और राज्य के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और उसका डिस्कशन करूँगा। तो आप सभी लोग आज का यह वीडियो देखिए जिसमें मैं थ्योरी कंप्लीट कराने वाला हूँ और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो एमसीक्यू पर होने वाला है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आपका जो टॉपिक है द्रव्यमान, भार और घनत्व, ये होता क्या है और इन तीनों में संबंध क्या है। क्यों ये जो तीनों टॉपिक आपके एग्जाम में एक साथ दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें द्रव्यमान के विषय में, भार के विषय में, घनत्व के विषय में, तो तीनों का एक घनिष्ठ संबंध है। बिना भार के घनत्व अधूरा है और बिना द्रव्यमान के भार अधूरा है। अगर हमको भार ज्ञात करना है तो उसके लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी और अगर हमको घनत्व ज्ञात करना है तो उसके लिए भार की आवश्यकता पड़ेगी। तीनों का एक घनिष्ठ संबंध है और इसीलिए आपके एग्जाम में ये तीनों टॉपिक एक साथ दिए गए हैं। सबसे पहले हम तीनों में संबंध स्थापित करने की बात करते हैं। तीनों में संबंध देखते हैं कि तीनों टॉपिक में संबंध क्या है। आपको पता होगा जितनी भी वस्तु है उनके पास एक द्रव्यमान होता है और अगर किसी भी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो पृथ्वी क्या करेगी, किसी भी वस्तु के पास अगर द्रव्यमान है तो पृथ्वी क्या करेगी, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे ये आपके सामने जो बच्चा दिख रहा है, मोटा सा गोलू मोटू, इसके पास एक द्रव्यमान है। अब इसके पास जब द्रव्यमान है, ये छत पे चढ़ेगा, छत से कूदेगा तो क्या करेगा, पृथ्वी उसको अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करेगी। क्यों आकर्षित करती है पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ? क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसीलिए पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जितने भी वस्तु हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। और जिस बल से पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचती है, इसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे ही हम भार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम भार कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, जिस बल से पृथ्वी किसी भी द्रव्यमान को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे ही हम भार कहते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, बस इतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बिना द्रव्यमान के भार अधूरा है, बिना द्रव्यमान के भार की गणना नहीं की जा सकती है। बस मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था। अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान के विषय में बात करते हैं कि ये द्रव्यमान क्या होता है, कैसे काम करता है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी भी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो पृथ्वी उसे अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जिस बल से पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचती है उसे ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और इसीलिए जब भार का फार्मूला लिखा जाता है तो W बराबर mg लिखा जाता है। यहाँ पे m का मतलब द्रव्यमान यानी कि मास होता है। ठीक है, आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। हालांकि अभी आपकी क्लास नहीं शुरू हुई है, अब आपकी क्लास यहाँ से शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे द्रव्यमान के विषय में बात करना चाहता हूँ, इसके बाद भार के विषय में और इसके बाद घनत्व के विषय में। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो आपके मन में सवाल आता होगा कि द्रव्यमान क्या होता है, ये कैसे गणना इसकी की जाती है और ये क्यों होता है। अगर हम सबसे पहले द्रव्यमान की परिभाषा की बात करें, परिभाषा इसकी जो है बिल्कुल सरल परिभाषा है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की संख्या उस वस्तु के द्रव्यमान को बताती है। किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ की संख्या उस वस्तु के द्रव्यमान को बताती है। आप यहां तक समझे? नहीं समझे कोई भी बात नहीं। और भी आसान परिभाषा इसकी हम देखते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझे, उसके बाद ये नहीं भूलेगा। एग्जाम्पल क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक आपका
बोरी है जिसमें चावल है और ये पूरा बोरी फुल चावल से भरा हुआ है और आपका दूसरे हाथ में चावल है। अगर आप देखिए इस बोरी में पदार्थ है ज़्यादा है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है, और इस बोरी में पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यही कहती है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इस बोरी में चावल भरा हुआ है और इस पदार्थ की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और जब ज़्यादा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो हाथ है, हाथ में चावल है, इसमें भी पदार्थ की मात्रा है, बस पदार्थ की मात्रा कम है, और इस मुट्ठी में जो चावल है क्या है, पदार्थ की मात्रा कम है। तो कम होने की वजह से इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन द्रव्यमान दोनों में होगा, एक में ज़्यादा होगा, एक में कम होगा। परिभाषा आप यहाँ पे समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा परिभाषा बताता हूँ द्रव्यमान का, कि द्रव्यमान कहता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें फिर से, एक बोरी है, इसमें चावल भरा हुआ है, इसमें पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक है। पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक है। पदार्थ की मात्रा अधिक है तो इसमें आपका जो द्रव्यमान होगा यह भी आपका अधिक होगा। यहाँ पे हाथ में चावल जो है ये कम है, चावल है क्योंकि पदार्थ की मात्रा भी इसमें है लेकिन कम मात्रा में है, और जब पदार्थ की मात्रा कम है तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। आप यहां तक इस बात को समझे होंगे और द्रव्यमान की परिभाषा आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा बात करें तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा बताती है कि उसका द्रव्यमान कितना है। यहाँ पे आप इस बात को समझे होंगे, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा बताती है कि उसका द्रव्यमान कितना है। आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझोगे, इस बोरी में ज़्यादा चावल है, पदार्थ की मात्रा अधिक है तो इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। इस हाथ में कम पदार्थ की मात्रा है, अब जब कम पदार्थ की मात्रा है तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, कम ही होगा। बात करें अगर किसी वस्तु में पदार्थ ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कम है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। और ये जो दोनों सवाल हैं ये आपके रेलवे में पूछे गए हैं, आप इसको यहीं से याद कर लीजिएगा, अब इसको मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्स है, पर्स में जो नोट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट है और इस पर्स में बस एक सिक्का रखा हुआ है। अगर हम बात करें तो इस पर्स में, पर्स ए जिसका नाम दिया गया है, इसमें जो नोट है हम इसको पदार्थ मान लेते हैं, और इसमें जो आपका पर्स ए है इसमें पदार्थ की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। क्या है, पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, और बी में पदार्थ की मात्रा कम है। दोनों में द्रव्यमान है, दोनों में द्रव्यमान विद्यमान है। एक में अधिक द्रव्यमान है, एक में कम द्रव्यमान है। एक में पदार्थ की मात्रा अधिक है, एक में पदार्थ की मात्रा कम है। अब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको जो बताया, जिस किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो उसका भी द्रव्यमान अधिक होगा। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कम होगी तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। बस यही मैं आपको बताना चाहता था। जिस किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उत्पन्न है उसमें द्रव्यमान होता है। अगर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, पदार्थ की मात्रा कम है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। बस आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। अब इसके बाद बात करें, द्रव्यमान जो होता है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मैं यही आपको बता रहा था अब तक, जो द्रव्यमान होता है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा माल होगा उतना ज़्यादा द्रव्यमान होगा। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा माल यानी कि जितना ज़्यादा पदार्थ होगा उतना ज़्यादा द्रव्यमान होगा। आगे बात करते हैं, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है किसी जगह पर निर्भर नहीं करता। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किसी जगह पर निर्भर नहीं करता। जैसे ये पर्स है, ये पर्स है, इसमें द्रव्यमान है, सभी को पता है। अब ये जो पर्स है अगर आप अमेरिका में लेके जाएं तब भी इसका द्रव्यमान उतना होगा, अगर आप भारत में हैं तब भी इसका द्रव्यमान उतना होगा, चीन में चले जाए तब भी द्रव्यमान उसका उतना ही होगा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तब भी द्रव्यमान उसका उतना होगा। द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है किसी भी जगह पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अब देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है,
ये गोलू मोलू सा है, श्यामू, श्यामू रामू कुछ भी मान लीजिए। अब ये जो व्यक्ति है इसका एक द्रव्यमान होगा, बिल्कुल होगा। अब ये जो व्यक्ति है चाहे पृथ्वी पर रहे, क्या रहे, चाहे पृथ्वी पर रहे, चाहे ये मार्स पर रहे, चाहे आपका जुपिटर पर रहे, चाहे आपका वेनस पे रहे, चाहे आपका सन पे चला जाए, चाहे चंद्रमा पर चला जाए, इसके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। कोई भी वस्तु है उसका जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा उतना ही द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर होगा, उतना ही द्रव्यमान उसका शनि पर होगा, उतना ही द्रव्यमान उसका सब जगह होगा। इस वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है एक जगह पर, दूसरी जगह पर ही इसका द्रव्यमान उतना ही होगा। जगह परिवर्तन करने पर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। अगर हम बात करें ये जो व्यक्ति है इसका जगह से इसका कोई भी, इसका द्रव्यमान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये व्यक्ति है चाहे रसिया में जाए इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इंडिया में आए इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया में चला जाए तब भी इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका, कनाडा, चाहे जहां चला जाए इसके द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं आएगा। चाहे पूरब चला जाए, चाहे पश्चिम चला जाए, चाहे उत्तर चला जाए, चाहे दक्षिण चला जाए, इसके द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है जगह परिवर्तन करने पर उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसी एक बात से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क्या सवाल पूछा जाता है, मान लेते हैं अभी मैंने आपके सामने जो रामू दिखाया था उस रामू का जो द्रव्यमान है पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। रामू का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। जो रामू है इसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन है ए 10 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 60 किलोग्राम, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है ये जगह पर डिपेंड नहीं करता है। जितना द्रव्यमान उसका पृथ्वी पर होगा उतना ही द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर होगा, उतना ही द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान भारत में है उतना द्रव्यमान आपका अमेरिका में भी होगा। द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं आता है। लेकिन अगर इसी द्रव्यमान के स्थान पे भार होता, क्या होता, भार, तो इसमें अंतर आता। अभी जब मैं भार पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि क्यों अंतर आता है भार में, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता। कोई भी वस्तु है अगर उसका जगह कोई भी हो, उसके जगह के परिवर्तन से उसके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता है। और आपके एग्जाम में इससे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यह जो वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ, ये जो आपके सामने पूरी पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो आप टेलीग्राम चैनल से इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको एक पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं इसी टॉपिक से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मान लेते हैं एक श्याम है, श्याम का द्रव्यमान पृथ्वी पर 120 किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान शनि पर कितना होगा। बस आपके सामने यही सवाल है। पृथ्वी पर द्रव्यमान 120 किलोग्राम है तो शनि पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया स्थान बदलने से द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जितना द्रव्यमान यहाँ पर है उतना द्रव्यमान उसका सभी जगह पे होगा। तीसरी बात करते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व इनर्शिया को दर्शाता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी जड़त्व इनर्शिया को दर्शाता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान और उतना ज़्यादा उस वस्तु की इनर्शिया या फिर जड़त्व।
अब आपके सामने जो सवाल आएगा, ये जड़त्व क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इससे परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो उनको नहीं पता कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया होता क्या है। सबसे पहले जड़त्व के विषय में बात करते हैं। जड़त्व हमको ये बताता है कि किसी भी वस्तु कि अपनी जो स्थिति है, चाहे वो रेस्ट स्थिति में हो चाहे वो मोशन स्थिति में हो, उसमें वो अपने बदलाव का विरोध करता है। यही इसकी प्रकृति होती है किसकी, जड़त्व की। अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो वो वस्तु लगातार गति ही करती रहेगी, ये जड़त्व बताता है। अगर कोई वस्तु रेस्ट स्थिति में है, रुकी हुई है, तो लगातार वो वस्तु रुकी हुई रहेगी जब तक उस वस्तु पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही आपका जड़त्व बताता है। जड़त्व क्या करता है, ये अपनी स्थिति को बदलने का विरोध करता है। अगर कोई भी वस्तु है, जैसे आज गति कर रही है, तो इसकी स्थिति जो रुकेगी या रुकने के प्रयास किया जाएगा तो ये अपने बदलाव का विरोध करेगा। यही आपका जड़त्व बताता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक है द्रव्यमान का, यहाँ पे क्या बताता है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी जड़त्व को दर्शाता है, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ज़्यादा उस वस्तु की जड़त्व। आप इस बात को समझोगे। और जड़त्व के लिए मैंने क्या बताया, किसी वस्तु कि अपनी स्थिति रेस्ट या मोशन बदलने का विरोध करने की प्रकृति जड़त्व कहती है। आगे बात करें, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, उसके बदलाव जो होगा प्रकृति की बदलाव का विरोध करेगा। कौन करेगा, जड़त्व। या कोई वस्तु स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने दो स्थिति है, एक आपका है साइकिल, एक आपका है ट्रक। अगर आपको साइकिल पर धक्का देना है, साइकिल को धक्का देकर के आगे चलाना है, तो आप बहुत आसानी से इसको धक्का दे सकते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। वहीं अगर आपको इस बस को धक्का देना है, एक आदमी की बजाय हो सकता है इसको धक्का देने में 4 व्यक्ति लगे या 5 व्यक्ति लगे या 6 व्यक्ति लगे। आप यहाँ पे समझिए, इस बस को धक्का देने में आपको ज़्यादा बल लगाना होगा, इस पर ज़्यादा प्रयास करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि ये जो साइकिल है इसका द्रव्यमान कम है। क्या है, इसका द्रव्यमान कम है। ये जो बस है इसका द्रव्यमान अधिक है। और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी जड़त्व को दर्शाता है। और जड़त्व क्या कहता है, अगर कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहेगी। अब ये साइकिल स्थिर है, इसका द्रव्यमान कम है। अब ये जो साइकिल स्थिर है, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसको चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। ये जो बस है ये स्थिर है लेकिन इसका द्रव्यमान अधिक है। अब आपको अगर इसको चलाना है तो इसको आपके लिए ज़्यादा मेहनत करना होगा। बस यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। एक बार इसको हम दोबारा समझते हैं। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी जड़त्व को दर्शाता है। जड़त्व ये कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और अगर अपना जो स्थित है, जड़त्व क्या करता है, अपने स्थिति का, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, और अपने बदलाव का विरोध करता है। अब ये जो भारी वस्तु है ये स्थिर अवस्था में है, अगर हम इसकी स्थिति बदलने का प्रयास करेंगे तो ये अपने स्थिति का विरोध करेगा, बदलने का विरोध करेगा। और जब ज़्यादा द्रव्यमान होता है तो इसका विरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। कम द्रव्यमान होता है तो इसका विरोध कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ये साइकिल जो है इसका द्रव्यमान कम है, ये साइकिल जो है इसका द्रव्यमान कम है, इसीलिए हम इसको जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कम है तो आपका जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये जो आपकी बस है इसमें आपका द्रव्यमान ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा इसका जड़त्व, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व। बस आप यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, आगे बात करें, ये जो साइकिल है, साइकिल को धक्का देने में आसान है क्योंकि इसका आपका द्रव्यमान कम है, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान कम है उतना ज़्यादा जड़त्व कम होगा। वहाँ पे ट्रक की बात करें तो धक्का देना मुश्किल है क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। क्यों है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, और जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो अपनी स्थिति बदलने का विरोध ज़्यादा करेगा। आप मान के चलिएगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा उस वस्तु का जड़त्व, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा उस वस्तु का जड़त्व, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ही ज़्यादा उस वस्तु की क्या, जड़त्व। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं।
यहाँ पे आपके सामने दो व्यक्ति दिख रहे हैं। एक व्यक्ति मोटा ताजा है, खाए पिए बढ़िया बॉडी बनाया हुआ है, बॉडी से ज़्यादा बन गया है, पेट निकला हुआ है। और दूसरा व्यक्ति है ये हल्का है, आराम से खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस हल्के व्यक्ति को धक्का देते हैं तो ये क्या होगा, आसानी से एक स्थान से आप इसको दूसरे स्थान तक धक्का दे सकते हैं। क्यों धक्का दे सकते हैं? क्योंकि ये पतला व्यक्ति है, इसका द्रव्यमान कम है, और जब द्रव्यमान कम है तो इस वस्तु का क्या होगा, जड़त्व भी कम होगा। ठीक है, और जड़त्व जब कम होगा तो अपनी स्थिति का विरोध करेगा, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं कर पाएगा। वहीं ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मोटा ताजा है। अब मोटा है तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान अधिक होगा। जब द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा, और ये अपने स्थिति को बदलने पर उतना ही ज्यादा विरोध करेगा। आप इस व्यक्ति को आराम से एक हाथ से धक्का दे सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को धक्का देने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इस व्यक्ति का द्रव्यमान अधिक है। आप यहां तक बात, आप बस ये बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। बस इतना ही बताइएगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं, या फिर मैं और भी ज़्यादा इसको समझाने का प्रयास करूं। अगर आप कह देंगे कि आपको समझ में नहीं आया, मैं और भी मेहनत करूंगा और भी बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप इतना कह दीजिए कि आपको समझ में नहीं आया। बाकी यदि आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पूरे क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही से अपनी बातों को आपके सामने रख पाया हूँ। आगे बात करते हैं, इसके विषय में आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया जब द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होता है, और जब जड़त्व ज़्यादा होता है तो उसकी उतना ही ज़्यादा स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। आगे बात करें, द्रव्यमान गति के कारण नहीं बदलता। जो किसी का भी द्रव्यमान होता है वो गति के कारण नहीं बदलता। और ये जो लाइन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि द्रव्यमान गति के कारण बदलता है या फिर नहीं। आप अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान जो होता है गति के कारण बदलता है या नहीं, तो आप कह देंगे नहीं, द्रव्यमान गति के कारण नहीं बदलता। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। क्या है? द्रव्यमान अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि अगर हम राशि के विषय में बात करें, अदिश के विषय में बात करें, तो इसका जो अगर संधि विच्छेद करें तो आ प्लस दिश, मतलब बिना दिशा के, उसी को कहते हैं अदिश। जो बिना दिशा के हो, जिसके पास दिशा नहीं हो, उसी को अदिश कहते हैं। और अदिश की अगर परिभाषा देखी जाए तो ऐसी राशि जो दिशा पर डिपेंड नहीं होती उसे ही अदिश कहते हैं। अदिश में आप यही याद रखिएगा, जिसमें दिशा ना हो, मानी कि दिशा प्लस उसमें आ लग गया है, नेगेटिव थॉट आया, तो बिना दिशा के उसी को अदिश कहते हैं। और ऐसी राशि जिसमें दिशा डिपेंड नहीं करती उसी को अदिश राशि कहते हैं। बहुत सारी राशि जो होती है वो अदिश राशि हैं। फिजिक्स में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी राशि क्या है, सदिश राशि हैं। इसके विषय में एक अलग से वीडियो आ सकता है, और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से दूंगा भी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या है, जो आपका द्रव्यमान है ये क्या है, अदिश राशि है। और इसके साथ साथ भी बहुत सारी अदिश राशि, जैसे आपका स्पीड हुआ, या फिर लंबाई हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, ये सभी अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा का डिपेंडेंस नहीं होता है। अब जैसे आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा का इस राशि को दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो द्रव्यमान है कितना भी है, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। आपका द्रव्यमान आज यहाँ पर, आपका द्रव्यमान यहाँ पर है 50 किलो, अगर आप पूर्व दिशा में जाएंगे तब भी तो उतना ही रहेगा, वो बदल तो जाएगा नहीं। तो दिशा पे डिपेंड नहीं होता है, और जब दिशा पे डिपेंड नहीं है तो क्या राशि है, ये अदिश राशि है। आगे बात करें, जो ऐसा द्रव्यमान होता है, मास होता है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, यहां तक आपका द्रव्यमान समाप्त होता है। अब यहां से आपका भार टॉपिक शुरू होता है। लेकिन भार टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार इसका पूरा रिवीजन करना चाहता हूं, रिकॉल करना चाहता हूं, जिससे आपको ये पूरी चीजें याद हो जाएं। मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक क्या बताया? सबसे पहले आपका ये टॉपिक शुरू हुआ द्रव्यमान, भार, घनत्व, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका द्रव्यमान है, भार है, घनत्व, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं।
किसी वस्तु के पास अगर द्रव्यमान है तो पृथ्वी उसे अपने केंद्र के तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसी को ही भार कहते हैं। भार में आपका क्या होता है? W बराबर mg होता है। अभी इसके विषय में अब बात करेंगे। द्रव्यमान की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो आपका है वस्तु एक बोरी है, इसमें चावल है, इसका द्रव्यमान अधिक है। ये हाथ है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा कम है तो इसका द्रव्यमान कम है। पदार्थ की मात्रा जितना अधिक होगी द्रव्यमान उतना अधिक होगा, पदार्थ की मात्रा जितना कम होगा द्रव्यमान उतना कम होगा। किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही बताती है कि उसका द्रव्यमान कितना है। और एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि किसी वस्तु में पदार्थ की अगर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसी भी वस्तु में अगर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, और किसी वस्तु में अगर पदार्थ की मात्रा कम है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा यदि कम है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। यहाँ पे पर्स के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे पर्स ए है जिसमें पदार्थ ज़्यादा है, नोट ज़्यादा है तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा। यहाँ पे इस पर्स में पर्स बी जो है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा कम है तो इसका द्रव्यमान भी कम होगा। आगे बात करते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर डिपेंड नहीं करता है। अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम होगा, उसका द्रव्यमान मार्स पर भी 60 किलोग्राम होगा, शनि पर भी 60 किलोग्राम होगा, बृहस्पति पर भी 60 किलोग्राम होगा। और अगर भारत में किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो अमेरिका में भी उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम होगा, और उसके बाद फिलीपींस में भी उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम होगा। द्रव्यमान पर किसी भी जगह का कोई भी असर नहीं होता है, और यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक सवाल के माध्यम से बताया था जो कि रेलवे में पूछा गया था कि रामू का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, और इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आगे बात करें। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व को दर्शाता है, यानी कि जितनी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उस वस्तु का जड़त्व होगा। यहाँ पे साइकिल और बस के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे साइकिल है, इसका द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है इसीलिए इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी ले जा सकते हैं। द्रव्यमान कम है तो आपका जड़त्व भी कम होगा। लेकिन यह जो बस है इसका द्रव्यमान अधिक है। अब जब बस का द्रव्यमान अधिक है तो इसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये दोनों व्यक्ति के माध्यम से समझाया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका भार टॉपिक समाप्त होता है। भार टॉपिक में आपको याद रखना है कि भार जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है, और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम होता है। आगे बात करें भार के विषय में। भार के विषय में बात करें। भार सबसे पहले मैंने आपको जब वीडियो शुरू हुआ था तो उसी समय मैंने आपको एक परिभाषा दी थी। परिभाषा क्या थी? कि पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। लेकिन इसको और भी अच्छे तरीके से और भी सही तरीके से हम इसको अब समझाने का प्रयास करते हैं कि भार, जिसे हम वेट कहते हैं, ये होता क्या है। अगर भार की बात करें तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। इसको और भी आसान भाषा में समझें तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी वस्तु का भार कहते हैं। बस आपको एग्जाम्पल वही दूसरा वाला मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। जैसे ये आपका है रामू, श्यामू, गोलू, मोलू, जो भी आप नाम देना चाहें। हालांकि इसका नाम कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि उस तरह से है ही नहीं। ठीक है, ये है रामू। क्या करता है? ये अपने छत से कूदता है। अब छत से कूदने के बाद वो छत के जहाँ से कूदता वहाँ तो लटकेगा नहीं कि वहीं पे अब लटक जाएगा, ना ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा। वो अपने पृथ्वी की तरफ आएगा, और पृथ्वी के तरफ आएगा तो क्या करेगा? पृथ्वी पे आके गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इसमें क्या है? द्रव्यमान है। और जब किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है तो पृथ्वी उसे अपने केंद्र के तरफ आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उसीलिए। और जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं।
क्या कहते हैं, भार करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बल आपका आया बहुत बार। आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने क्या आया कि किसी भी वस्तु जिस पर बल, यहाँ पर भी बल आया, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल आया, यहाँ पे आपके सामने बल आपका बहुत बार आ गया। यहाँ पे बल का क्या मतलब है, बल क्यों आ रहा है, हम हल्का सा बल के विषय में बात करते हैं, उसके बाद आपकी ये परिभाषा फिर से देखते हैं। बल मतलब फोर्स। वह क्या होता है, बल एक कारण है। कैसा कारण है, किसी भी पिंड के गतिशील होने का कारण हो सकता है, किसी भी पिंड के स्पीड में बदलने का कारण हो सकता है, बल कारण हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके सामने एक बोरी है, आप इसको धक्का देकर के इस स्थान से इस स्थान तक लाना चाहते हैं, तो ये अभी स्थिर है, लेकिन इसके स्थिति में परिवर्तन आप करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे, तो इसमें आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी ना, बल की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो पिंड है, ये वस्तु है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है, उसको अगर आपको रोकना है, तो अगर उसके स्पीड में परिवर्तन होगा तब भी आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही बल कहता है कि किसी भी वस्तु जिस अवस्था में है, यदि उसमें कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसमें बल की आवश्यकता पड़ेगी, बल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बल भार की बात करें तो भार एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। भार क्या है, भार एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। अब भार की बात करें तो भार क्या होता है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी वस्तु का भार होता है। भार होता है जिस किसी भी जो पृथ्वी अपने द्वारा बल लगाती है वही आपका भार होता है। भार की बात करें, भार एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, और यह सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक दिशा होती है। कैसे दिशा होती है, जैसे आप छत पर हैं, आप कूदेंगे, छत से जब कूदेंगे तो आप नीचे ही आएंगे ना, नीचे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि केंद्र की तरफ आकर्षण हो रहा है। तो कोई भी वस्तु है वो क्या होती है, वो नीचे आती है। जब वो कोई वस्तु है वो किसी वस्तु पर डिपेंड नहीं है तो नीचे ही आएगी। तो नीचे एक दिशा हुई ना, नीचे की दिशा पे आएगी, नीचे आएगी, नीचे की दिशा में आएगी, तो इसमें दिशा होती है। और इसीलिए भार क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। क्या होता है, भार सदिश राशि होता है। भार का यदि हम बात करें सूत्र के विषय में, फार्मूला के विषय में, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। हम इसको बात करें W बराबर mg। क्या होता है, W बराबर mg। यहाँ पे W मतलब भार, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है g का मान, g का मान आपका 9.8 गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये क्या होता है, g क्या होता है, ये क्या होता है, ये वही होता है कि पृथ्वी जिस भी वस्तु को, पृथ्वी क्या करती, पृथ्वी किसी भी वस्तु को इसी स्पीड से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, इसीलिए जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जी क्या होता है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को इसी स्पीड से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। आगे बात करें, भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसलिए भार में दिशा होती है, और इसीलिए क्या है, ये दिशा के साथ राशि है, ये सदिश राशि है। जगह बदलने पर भार में परिवर्तन होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में दिशा बदलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो भार होता है, भार में परिवर्तन होता है। दिशा बदलने पर भार में परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जी है, जी का मान सभी जगह अलग अलग होता है। जैसे जी का मान पृथ्वी पर 9.8 गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, लेकिन चंद्रमा पर यही आपका 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आसपास होता है। तो जी का मान जब जगह जगह पर परिवर्तित होता रहता है, तो इसका जो भार है, इसका भी मान जगह जगह पर परिवर्तित होगा। जितना जी का मान परिवर्तन होगा उतना आपका भार का मान परिवर्तित होगा। ठीक है, आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। क्यों आपका भार सभी जगह पे अलग होता है, क्योंकि जी का मान सभी जगह पे अलग होता है। गुरुत्व जो त्वरण है, इसका मान हर जगह अलग अलग होता है, और इसीलिए भार जो होता है ये जगह पे डिपेंड करता है। जगह बदलने पे भार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे
पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है जी है, ये आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है ये आपका 1.625 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। ये आप देखते हैं जी का मान जगह बदलने पे परिवर्तित होता है, इसीलिए भार का मान भी जगह बदलने पे परिवर्तित होता है। और यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? जैसे पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। क्या होगा आपको पता होगा, मैंने आपको यहाँ से बताया था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1.625 होता है। ये जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के लगभग 1/6 के बराबर होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 के बराबर होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका भार 1/60 किलोग्राम होगा। ये 1/6 किलोग्राम यानी कि आपका 10 किलोग्राम होगा। जगह बदलने पर भार में परिवर्तित होता है। पृथ्वी पर किसी की वस्तु का भार जितना है चंद्रमा पर जाने पे उसी वस्तु का भार उसके 6 में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार आपका उसमें अगर आप 6 से भाग दे देंगे तो वहाँ पे चंद्रमा पर भार आ जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल के विषय में बात करें, पहला सवाल आपके सामने यही है जो मैंने आपसे अभी पूछा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका भार की गणना कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसके भार की गणना कीजिए। अगर हम बात करें, मैंने आपको यहाँ पे भार की गणना करने के लिए बता रहा है। यहाँ पे भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg। यहाँ पे W बराबर भार होता है तो यही हमको गणना करनी है। यहाँ पे W हमको नहीं दिया गया है। उसके बाद m बराबर कितना दिया गया है, 60 किलोग्राम। और g बराबर क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं जिससे आसानी होगी कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे हमसे W पूछा है तो हम क्या करें, m बराबर कितना दिया गया है, 60, और g बराबर कितना दिया गया है, 10। अब W बराबर कितना होगा, 600। ये कहाँ का भार है, ये कहाँ का भार है, ये पृथ्वी का भार है। कहाँ का, पृथ्वी का भार है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पृथ्वी पर भार इतना है तो चंद्रमा पर कितना भार होगा, तो इसी में आप 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100। तो ये कहाँ का हो गया, 100 कहाँ का भार हो गया, इस चंद्रमा का भार हो गया। ठीक है, आप इस पूरी बात को समझोगे। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अब बात आती है अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाता है। अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर g का मान शून्य हो जाता है। और जब कभी भी g का मान शून्य होगा तो वहाँ पे भार भी शून्य हो जाएगा। आप अंतरिक्ष में जाएंगे वहाँ पे आपका भार शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि g का मान शून्य हो जाएगा। और जब g का मान शून्य हो जाएगा तो आप वहीं पे अटके रहेंगे, ना आप ऊपर जाएंगे, ना नीचे जाएंगे, ना दाएं जाएंगे, ना बाएं जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा निर्वात में भी g का मान शून्य होता है, वहाँ पर भी भार आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जगह बदलने पर भार में परिवर्तन होता है, लेकिन जगह बदलने पर किस में परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान पे परिवर्तन नहीं होता है। आज का वीडियो यहीं तक। आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप वहां से इस पूरे वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल का जो वीडियो होगा वो घनत्व पर होगा और उसके बाद घनत्व के बाद हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो आप कल के लिए बने रहिएगा। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपके कोई भी सवाल हो वो हम तक पहुँच सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।